गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने अपवर्तन समतल प्रकाश प्राप्त करने की विधियां पढ़ी थी, जिनमें से पहली विधि का अध्ययन हमने कल कर लिया था कि परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। आज हम उसकी दूसरी विधि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उस विधि का अध्ययन करेंगे। तो आज की विधि हमारे पास समतल अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। इसमें सबसे पहले हम समझें, जब अध्रुवित प्रकाश जो होता है उस अध्रुवित प्रकाश को किसी कांच की पट्टिका पर जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण पर, मतलब बुस्टर कोण, विशेष आपतन कोण क्या होता है? बुस्टर कोण। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को विशेष आपतन कोण पर कांच की पट्टिका पर गिराया जाता है तो इस पट्टिका के दोनों ओर जो परावर्तित प्रकाश होता है, जो परावर्तित प्रकाश होगा वह पूर्णतया समतल ध्रुवित नहीं होगा। मतलब क्या हो गया? जब अध्रुवित प्रकाश को किसी कांच की पट्टिका पर विशेष आपतन कोण पर गिराया जाता है तो इस पट्टिका के दोनों ओर जो परावर्तित प्रकाश है, इधर और इधर, तो इस पट्टिका के दोनों ओर जो परावर्तित प्रकाश है वह पूर्णतया समतल ध्रुवित नहीं होता है। अब जब वो प्रकाश समतल ध्रुवित नहीं है, उसी प्रकाश, तो हमें क्या करना है? इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। तो ये तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस कांच की पट्टिका के आगे एक दूसरी कांच की पट्टिका ले लेते हैं, इसके समांतर तीसरी ले लेते हैं, चौथी ले लेते हैं, पांचवी ले लेते हैं, छठी ले लेते हैं। इस प्रकार से समांतर पट्टिकाओं का एक पुंज बना देते हैं। इसके समांतर दूसरी पट्टिका, फिर तीसरी पट्टिका, फिर चौथी पट्टिका, फिर पांचवी पट्टिका, ऐसे बहुत सारी पट्टिकाएं यहां जमा देते हैं समांतर रूप में। और जब हम फिर इसके ऊपर क्या डालते हैं, वही अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण पर डाला जाता है तो परावर्तित तथा निर्गत इन पट्टिकाओं से गुजरने के बाद जो निर्गत प्रकाश मिलेगा वो क्या होगा? समतल ध्रुवित होगा। तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। मतलब यहां से पहली पट्टिका से अपवर्तन हुआ, दूसरी पट्टिका तो आंशिक रूप से पहले अपवर्तित था, मतलब आंशिक रूप से अध्रुवित, मतलब ध्रुवित था। फिर ये क्या हो गया? आगे गया तो इसमें जो अध्रुवित प्रकाश के जो गुण है, जो अध्रुवित प्रकाश में हट गया, दूसरी वाली पट्टिका ने फिर उसको रोका, फिर रोका, इस प्रकार से प्रत्येक पट्टिका उसका अपवर्तन होता हुआ गया। और लास्ट में जो फिर किरण निकलेगी लास्ट वाली पट्टिका से, तो वो पूरा जो अध्रुवित प्रकाश है सब यहीं कंज्यूम हो जाएगा और लास्ट में जो प्रकाश निकलेगा निर्गत प्रकाश अपवर्तन के द्वारा, पहली से अपवर्तन, फिर दूसरी पट्टिका से अपवर्तन, फिर तीसरी पट्टिका से अपवर्तित होती जा रही है और लास्ट में जो निर्गत प्रकाश निकलेगा वो पूर्णतया समतल ध्रुवित होगा। और एक परावर्तित प्रकाश तो है ही सही, तो ये अपवर्तन विधि इस प्रकार से काम में ली जाती है। तो पहले या तो इसका डायग्राम देख लें या पहले इसके बारे में, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये यहां मैं बना रहा हूं इसका डायग्राम। यहां पर हमें पट्टिका नहीं लेंगे, बहुत सारी पट्टिकाएं लेंगे। ये पहली पट्टिका ली हमने, तो इससे जो प्रकाश मिलेगा वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा नहीं, ये पहले पट्टिका। इसीलिए हम यहाँ पर इसके आगे दूसरी पट्टिका समांतर क्रम में, फिर इसी प्रकार से तीसरी पट्टिका, फिर इसी प्रकार से चौथी पट्टिका, ऐसे बहुत सारी पट्टिकाओं का एक पुंज ले लेते हैं। ये बहुत सारी पट्टिकाएं ले ली हमने, इस प्रकार से पुंज ले लिया जाता है, पट्टिकाओं का पुंज। और यहां से अध्रुवित प्रकाश हम इसके ऊपर आपतित करते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश डाल रहे हैं इसके ऊपर। कौन सा प्रकाश डाल रहे हैं? अध्रुवित प्रकाश। ये अध्रुवित प्रकाश हमने इसके ऊपर आपतित किया। ये अध्रुवित प्रकाश ये अध्रुवित प्रकाश अध्रुवित
इसके ऊपर डाला जाता है। तो जैसे प्रकाश जा रहा है तो यहाँ से अपवर्तित हो गई ये किरण, फिर यहाँ से भी फिर अपवर्तित हो जाएगी, फिर यहाँ से भी हल्की से अपवर्तित, फिर अपवर्तित, फिर अपवर्तित, फिर अपवर्तित, और फिर यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो जो किरण होगी वो ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होगा। कौन सा प्रकाश मिलेगा हमें? ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, जो यहाँ पर मिलेगा हमें ये पूर्ण रूप से यहाँ पर हम बीच में डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ध्रुवित प्रकाश है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपवर्तित निर्गत ध्रुवित प्रकाश। कौन सा ये? अपवर्तित निर्गत ध्रुवित प्रकाश, अपवर्तित निर्गत ध्रुवित प्रकाश। यहां से ये तो हो गया निर्गत प्रकाश हो गया, यहां से पहली किरण से इसका ये परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तित किरण, फिर दूसरी का यहां से परावर्तन, फिर ये इसी प्रकार से सभी किरणें परावर्तित हो रही है। ये परावर्तित जो प्रकाश है ये भी क्या होगा? पूर्ण रूप से तो हमारा जो है ये ध्रुवित प्रकाश ही, परावर्तित प्रकाश और निर्गत प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होते हैं, तो ध्रुवित हो गया, ये भी क्या होगा? ध्रुवित। यहाँ गोले बना दिए मैंने, बात एक ही, ये बनाओ यही वाला बनाओ। जब चैप्टर हमने चालू किया था समझा था ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्रुवित प्रकाश, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन सा प्रकाश है ये? परावर्तित ध्रुवित। वो तो हो गया अपवर्तित निर्गत ध्रुवित प्रकाश, ये हो गया परावर्तित ध्रुवित प्रकाश, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। और ये क्या है हमारे पास? पट्टिकाओं का पुंज है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? प्लेट समुदाय या पट्टिकाओं का पुंज। ये प्लेटों का समूह है, प्लेट समूह, यही लिख दो प्लेटों का समूह। तो ये डायग्राम है हमारे इसमें, तो देखें तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मतलब पहली पट्टिका ली हमने, जब अद्वित प्रकाश को किसी कांच की पट्टिका पर विशेष आतंक कोण पर गिराया जाता है तो इससे दोनों ओर से जो परावर्तित प्रकाश होता है वह पूर्णतया समतल ध्रुवित नहीं होता है। अब जब समतल ध्रुवित नहीं तो इस प्रकाश को हमें समतल ध्रुवित प्राप्त करना है, इसलिए हम क्या करते हैं? एक पट्टिका के आगे दूसरी पट्टिका, तीसरी पट्टिका, चौथी पट्टिका, ऐसे पट्टिकाओं का बहुत सारा समूह ले लेते हैं और अब फिर दोबारा इसके ऊपर हम क्या करते हैं? अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण पर गिराते हैं। तो हम देखते हैं इससे परावर्तित प्रत्येक पट्टिकाओं जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा, और जो निर्गत प्रकाश जो अपवर्तित होकर जो बाद जो निर्गत प्रकाश निकला है लास्ट वाली पट्टिका के बाद वो भी समतल ध्रुवित होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम, जब अध्रुवित प्रकाश को जब अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन जब अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण जब अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण पर किसी कांच की पट्टिका पर गिराया जाता है, किसी कांच की पट्टिका पर गिराया जाता है तो उस पट्टिका के दोनों ओर तो उस पट्टिका की
दोनों ओर, तो उस पट्टिका के दोनों ओर परावर्तित प्रकाश, तो उस पट्टिका के दोनों ओर परावर्तित प्रकाश क्या होगा, पूर्णतया समतल ध्रुवित नहीं होता है। प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित नहीं होता है। जब वो समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है, इसी वजह से तो हमें यहाँ पर ये पहली पट्टिका, फिर इसके आगे समांतर रख दूसरी पट्टिका, तीसरी पट्टिका से लगानी पड़ी। तो यहाँ से जो प्रकाश निकला ये तो परावर्तित प्रकाश, और ये तुम्हारे यहाँ निर्गत प्रकाश होता, मतलब यहाँ से जो निर्गत निकल रहा है, जो अपवर्तित हो रहा है, तो यहाँ से अपवर्तित हुई किरण, फिर यहाँ से भी अपवर्तित हुई, फिर यहाँ से भी अपवर्तित हुई, यहाँ से भी अपवर्तित हुई, और ये लास्ट में निर्गत प्रकाश प्राप्त होगा। वह क्या होगा, हमारे पास निर्गत प्रकाश ध्रुवित होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला प्रकाश वो क्या होता है, आंशिक ध्रुवित होता है। पहले अगर एक ही पट्टिका होगी, निकलने वाला प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होगा, मतलब उसमें क्या रहते हैं, अध्रुवित प्रकाश के रेशियो रहते हैं। तो दूसरी पट्टिका लगाए तो फिर उसे आंशिक ध्रुवित, फिर आंशिक ध्रुवित से पूरा वो अध्रुवित प्रकाश रुक जाएगा, केवल कौन सा प्रकाश निकलेगा, ध्रुवित प्रकाश ही बाहर निकलेगा। अब ज्यादा पट्टिका यूज करने पर, इस वजह से पट्टिकाओं का समूह हम यहाँ पर यूज ले लेते हैं। तो इसी वजह से अब देखें हम आगे नहीं होता है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे पट्टिकाओं का समूह ले लेते हैं। तो यदि कांच की यदि कांच की अनेक समतल पट्टिकाएं, अनेक समतल यदि कांच की अनेक समतल पट्टिकाओं अनेक समतल पट्टिकाओं को एक दूसरे के समांतर पट्टिकाओं को एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के क्या करते हैं हम, एक दूसरे के समांतर रखकर उन पर फिर अध्रुवित प्रकाश डालते हैं। एक दूसरे के समांतर रखकर क्या करेंगे, अध्रुवित प्रकाश डालेंगे, रखकर उन पर अध्रुवित प्रकाश को रखकर उन पर अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण पर, किसी विशेष आपतन कोण पर डाला जाता है। उन पर अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण पर डाला जाता है, विशेष आपतन कोण पर डाला जाता है। तो परावर्तित तथा निर्गत प्रकाश, तो जो परावर्तित और निर्गत प्रकाश है, तो परावर्तित तथा निर्गत प्रकाश, तो परावर्तित तथा निर्गत प्रकाश जो है, निर्गत प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित, निर्गत प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार परावर्तन की क्रिया के द्वारा, तो आगे लिख सकते हैं, इस प्रकार अपवर्तन, तो इस प्रकार अपवर्तन की क्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, क्रिया के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त
किया जा सकता है। इस प्रकार अपवर्तन की क्रिया के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। तो जो अपन ने चित्र बनाया, जो समझा, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारी दूसरी विधि थी, अपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। देख लें इसको ध्यान से एक बार। अगला हमारा जो तीसरी विधि जो होगी, द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो तीसरी विधि हमारे पास द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो ये तीसरी विधि हमारी। तो द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, इसमें हम द्वि अपवर्तन विधि के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, और इसी को हमको पढ़ना। इसी के तहत आता है निकोल प्रिज्म। क्या आता है? निकोल प्रिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। वो पहले नहीं था एनसीईआरटी की सिलेबस में, ये जब से वापस सिलेबस बनता है उसके अंदर आ गया। अब हो सकता है कि अभी जो सिलेबस कम होगा, अपने लगभग 40% सिलेबस कम होगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, स्कूल थोड़े लेट खुले तो उसमें हो सकता है टॉपिक नहीं भी रहे, तो इस टॉपिक को हम अभी नहीं लेंगे। और लगता है कि अगर इन सिलेबस रहेगा तो ले लेंगे, वरना छोड़ देंगे निकोल प्रिज्म को, क्योंकि उसको पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है हटा दिया गया तो अगर नहीं हटा तो दोबारा ऐड कर देंगे, और हटा दिया तो कोई बात ही नहीं। तो देखें, पहले इसकी विधि तो पढ़ ले हम, जो अपन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो इस विधि में देखते हैं हम कि सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं हम, जब अध्रुवित प्रकाश को किसी कैल्साइट या आइसलैंड, मतलब जब अध्रुवित प्रकाश को किसी कैल्साइट या आइसलैंड के स्पार्क के क्रिस्टल पे डाला जाता है, स्पार्क क्रिस्टल होता है, उसके ऊपर डाला जाता है, तो वह दो भागों में विभक्त हो जाता है। मतलब जब उसको अपन कैल्साइट या आइसलैंड स्पार्क के क्रिस्टल पर डालते हैं तो दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, जब अध्रुवित प्रकाश को जब अध्रुवित प्रकाश को किसी कैल्साइट जब अध्रुवित प्रकाश को किसी कैल्साइट या आइसलैंड, किसी कैल्साइट, पूरा भी लिख सकते हैं कैल्साइट यहां पर, किसी कैल्साइट या आइसलैंड के, किसी कैल्साइट या आइसलैंड जो है, क्या हो जाए, किसी कैल्साइट या आइसलैंड के स्पार्क के क्रिस्टल पर, आइसलैंड के
आइसलैंड के स्पार्क के क्रिस्टल पर, ये क्रिस्टल होते हैं, आइसलैंड के स्पार्क के क्रिस्टल पर डाला जाता है, क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वह दो भागों में विभक्त हो जाता है। आइसलैंड के स्पार्क के क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वह दो भागों में विभक्त हो जाता है, मतलब जब अध्रुवित जो प्रकाश है, जब हम अध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट या आइसलैंड के जो स्पार्क का क्रिस्टल है, जब अध्रुवित प्रकाश को कैल्शियम या आइसलैंड के स्पार्क का क्रिस्टल ले लेते हैं और उसके ऊपर डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। और विभक्त हो जाता है, यह घटना क्या कहलाएगी भाई, द्विअपवर्तन, दो बार अपवर्तन हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डाला जाता है तो दो भागों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को या यह क्रिया द्विअपवर्तन कहलाती है। तो आगे बढ़ा दो इसको, यह क्रिया द्विअपवर्तन कहलाती है, यह क्रिया द्विअपवर्तन कहलाती है। जो ये क्रिया है यही क्या कहलाती है भाई, आइसलैंड के क्रिस्टल पर डाला अध्रुवित प्रकाश को तो क्या हो गया, दो भागों में विभक्त हो गया, तो दो भागों में दो जगह से अपवर्तन होगा तो ये क्रिया क्या होगी, द्विअपवर्तन कहलाती है। तो अब देखें इसका डायग्राम हम देख लेते हैं पहले, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखें ये हमने अध्रुवित प्रकाश लिया और यहाँ पर हम इसका क्रिस्टल ले लेते हैं, ये क्रिस्टल ले लिया हमने और इसके ऊपर जब हम अध्रुवित प्रकाश डालते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश इसके ऊपर डालते हैं यहां से, ये क्या डाला जा रहा है, इसके ऊपर अध्रुवित प्रकाश डाला जा रहा है। ये अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, ये अध्रुवित प्रकाश है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अध्रुवित प्रकाश। और यहाँ पर जो कोण है इसके, ये 109 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर कितना होगा, इस प्रकार से दिशा देता है कि यह ऊपर वाला कोण कितना होता है 190 डिग्री और नीचे वाला कोण जो होता है वो 71 डिग्री। इसलिए थोड़ा सा तिरछा बनाया है मैंने इसको, ये होता है एंगल इसमें। अब देखिए जब ये डालता है तो ये किरण दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो ये किरण जो जाएगी हमारे पास सीधी किरण चली जाती है और जो दूसरी किरण होगी वो थोड़ी सी नीचे की ओर जाएगी, जिसे हमें बनाना है। तो पहली किरण जो जा रही है वो सीधी दो भागों में बटेगी, उसी को हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक तो किरण सीधी हमारे पास प्राप्त हो रही है और एक किरण यहाँ से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, मतलब दो भागों में बटेगी ये। तो ये दूसरी किरण, ये दूसरी किरण जो जा रही है, जो हमें प्राप्त होगी। ये कौन सी किरण कहलाती है, दो किरणों में मतलब दो भागों में बटेगी ये। तो जो किरण सीधी निकल जाती है तो कहलाती है ई किरण। कौन सी किरण, ई किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ई किरण। और ये कहलाती है ऑर्डिनरी साधारण किरण, ओ
किरण, इसको बोलते हैं अपन ई किरण, इसको बोलते हैं ओ किरण। और ये समतल ध्रुवित प्रकाश, इसमें यही मिलेगा, ई किरण पे भी वही मिलेगा तुम्हें, ध्रुवित प्रकाश। और इधर भी ये भी ध्रुवित प्रकाश, ये भी ध्रुवित प्रकाश। इसको नामांकित दे सकते हैं अपन, एबीसीडी में नाम डालना चाहो, ये क्रिस्टल हो गया हमारे पास ए बी सी डी, ये क्रिस्टल है हमारे पास ए बी सी डी। अब बात करें हम इसमें आगे की ओर कि इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हम एक प्रतिबिंब लेते हैं, एक प्रतिबिंब भी हम इसके ऊपर बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ उस प्रतिबिंब की हमें जरूरत पड़ेगी अभी। यहाँ पर कोई भी हम कागज का वह ले लेते हैं और इसके ऊपर हम ये ई और ये ओ, ये तो हमारे पास डायग्राम इसका कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम व्याख्या करें, द्विअपवर्तन की जो व्याख्या है, द्विअपवर्तन की व्याख्या करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कागज जो है द्विअपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सफेद कागज पर क्या करते हैं, सफेद कागज पर स्याही से एक बिंदु बनाते हैं। एक सफेद कागज लिया हमने, कोई भी ऐसे व्हाइट कागज, और उस पे स्याही से एक बिंदु बना दिया, जैसे सफेद कागज ले लिया और उस पे इंक से एक बिंदु बना दिया। और बिंदु बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस बिंदु के ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल रख देते हैं। इस बिंदु पर हमने क्या करते हैं, एक सफेद कागज ले लिया, उस पर एक बिंदु बना दिया स्याही से और उसके ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया। कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया तो हमें जब कैल्साइट क्रिस्टल रखते हैं हम उसको देखते हैं तो हमें एक बिंदु के स्थान पर दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। पहले तो एक था, उसी जगह कितने नजर आने लग जाते हैं, तो हमें दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यदि इस कैल्साइट क्रिस्टल को जो ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, एक की जगह कितने नजर आ रहे हैं, दो नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर अपन ने बता रखे हैं। ये यहाँ पर एक बिंदु लगाया, कैल्साइट क्रिस्टल रखा है, इसके ऊपर सफेद कागज ले लिया, उस पर इंक से बिंदु लगा दिया, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, कागज रख दिया। कागज रखने के बाद मतलब सॉरी एक कागज लिया, उस पर इंक से एक बिंदु लगा दिया, उस पर कैल्साइट क्रिस्टल रखा। कैल्साइट क्रिस्टल रखकर जब हम उसको देखते हैं तो हमें एक बिंदु के स्थान पर दो बिंदु नजर आते हैं, दो प्रतिबिंब नजर आते हैं। यदि इस कैल्साइट क्रिस्टल को आपतित प्रकाश की दिशा में, जो कैल्साइट क्रिस्टल है जिससे प्रकाश आपतित हो रहा है, उस दिशा में चारों ओर घुमाया जाए तो एक प्रतिबिंब, जब इस को क्या करते हैं, कैल्साइट जो क्रिस्टल रखा हुआ है उसको जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसी दिशा में यदि उस प्रकाश की दिशा में इसको घुमाते हैं तो क्या होता है, एक प्रतिबिंब स्थिर रहता है तथा दूसरा प्रतिबिंब स्थिर बिंब के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ये प्रतिबिंब स्थिर हो गया, ये वो स्थिर हो गया, ये बिंब क्या हो रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मतलब एक बिंब स्थिर रहेगा, दो है तो दूसरा उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब स्थिर रहता है, जो प्रतिबिंब स्थिर रहेगा उसे हम साधारण प्रतिबिंब कहेंगे, और जो प्रतिबिंब गतिशील होता है उसे असाधारण प्रतिबिंब कहते हैं। जो साधारण प्रतिबिंब है, तो साधारण प्रतिबिंब से बनने वाली किरणें क्या होती है, वो कौन सी होगी, साधारण किरण कहलाएगी, जिसे ओ से कहते हैं ये साधारण किरणें और असाधारण किरणें। और जो साधारण किरण होगी तथा किरणें, जो साधारण किरणें ऑर्डिनरी किरणें हैं वो अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी, और जो असाधारण किरणें हैं वो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, असाधारण किरण। और ये साधारण। तो वही बात बता रहे हैं हम कि इसकी व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम कागज का टुकड़ा लेते हैं, कोई भी कागज ले लिया, सपोज हमने कोई कागज ले लिया सफेद कागज, उस पे एक इंक का एक बिंदु बना दिया और इसके ऊपर हमने कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया।
कैल्साइट क्रिस्टल रखकर जब हम इसको देखते हैं ऊपर से, तो इसमें एक के जगह दो प्रतिबिंब नजर आते हैं। जब दो प्रतिबिंब नजर आएंगे तो कैल्साइट क्रिस्टल को जिधर से प्रकाश आते हो रहा है उस दिशा में घुमाते हैं, तो एक प्रतिबिंब स्थिर रहता है और दूसरा प्रतिबिंब उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो प्रतिबिंब स्थिर रहता है, जो प्रतिबिंब स्थिर रहेगा उसे क्या कहेंगे? जो प्रतिबिंब स्थिर रहता है उसे साधारण प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे ओ प्रतिबिंब बोल दो। साधारण का मतलब ओ प्रतिबिंब, ऑर्डिनरी। और जो प्रतिबिंब चारों ओर चक्कर लगाता है उसे असाधारण प्रतिबिंब मतलब ई प्रतिबिंब कहते हैं। जो साधारण प्रतिबिंब होता है वो जो साधारण प्रतिबिंब है वो साधारण किरणों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे साधारण किरणें कहते हैं। और जो ओ प्रतिबिंब और जो ई प्रतिबिंब है वो असाधारण किरणों से मिलकर बनते हैं, इसलिए ई साधारण किरणें, इसे क्या कहते हैं? उन्हें असाधारण किरण कहेंगे। और देखो अपने पास जो साधारण किरण है वो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। अपवर्तन नियम हम जानते हैं, अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, जबकि असाधारण किरणें अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। साधारण किरणें हैं वो अपवर्तन के नियमों की पालना करेगी, जबकि असाधारण किरणें अपवर्तन के नियमों की पालना नहीं करेगी। यही हमें इसमें लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। तो हम थ्योरी लिखते हैं अब। द्वि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए द्वि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए द्वि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे हम? द्वि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सफेद द्वि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए द्वि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सफेद कागज जो है, सफेद कागज पर स्याही से सफेद कागज पर स्याही से व्याख्या करने के लिए सफेद कागज पर स्याही से एक बिंदु लगाते हैं। एक बिंदु लगाते हैं जब इस बिंदु के ऊपर बिंदु मतलब सफेद कागज पर एक स्याही का बिंदु लगा दिया, जब इस बिंदु पर कैल्साइट क्रिस्टल जब इस बिंदु पर कैल्साइट का क्रिस्टल रखा जाता है, का और जोड़ना का कैल्साइट का क्रिस्टल रखा जाता है, तो क्या होगा? तो एक बिंदु की जगह पे क्या नजर आएगा? कैल्साइट का क्रिस्टल रखा जाता है तो हमें दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। रखा जाता है तो हमें दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो हमें कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यदि इस कैल्साइट क्रिस्टल को आपतित प्रकाश इस कैल्साइट के क्रिस्टल को आपतित प्रकाश की दिशा में घुमाया जाता है, आपतित प्रकाश की दिशा में घुमाया जाता है, तो एक प्रतिबिंब स्थिर रहता है, दूसरा प्रतिबिंब घुमाया जाता है, तो एक प्रतिबिंब स्थिर रहता है तथा दूसरा प्रतिबिंब
स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर, स्थिर प्रतिबिंब की चारों ओर, अभी मैंने समझाया वही लिख रहे हैं, स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है या घूमता है, चक्कर लगाता है। अब वही बात हो गई, जो प्रतिबिंब स्थिर रहता है उसे साधारण प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब स्थिर रहता है उसे साधारण प्रतिबिंब, उसे साधारण प्रतिबिंब मतलब ओ प्रतिबिंब, ओ प्रतिबिंब, तथा जो प्रतिबिंब गतिशील रहता है उसे असाधारण प्रतिबिंब, मतलब क्या हो गया, ई प्रतिबिंब, ई प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया हमारे पास, जो मैंने आपको समझाया वो चीज यहाँ पर लिख दी। अब देखो, साधारण प्रतिबिंब जिन किरणों से बनता है उसे साधारण किरण कहते हैं। तो आगे वो लिख सकते हैं, साधारण प्रतिबिंब जिन किरणों से बनता है उन्हें साधारण किरणें, मतलब ई किरण। जो प्रतिबिंब साधारण प्रतिबिंब जिन किरणों से बनता है उन्हें साधारण किरणें, मतलब क्या कहते हैं उनको हम, सॉरी साधारण है ना, साधारण को ओ से, उन्हें ओ किरण तथा ओ किरण कहते हैं, डायरेक्ट लो, ओ किरण कहते हैं। ये किरणें क्या करती है, साधारण किरणें जो है, ये किरणें अपवर्तन के नियम की पालना करती है। यह किरणें अपवर्तन की नियमों की पालना करती है। अपवर्तन के नियमों की क्या करती है, ये पालना करती है। क्रिस्टल में इनका वेग सभी दिशाओं में समान होता है। क्रिस्टल में इनका वेग सभी दिशाओं में समान होता है। तो जो साधारण किरणें हैं वो अपवर्तन के नियमों की पालना करती है, और क्रिस्टल में इनका वेग सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। जिन किरणों से ई प्रतिबिंब बनता है उन्हें क्या कहते हैं, इसी प्रकार जिन किरणों से ई प्रतिबिंब बनता है उन्हें असाधारण किरणें, मतलब ई किरण, असाधारण किरणें मतलब ई किरण कहते हैं। यह किरणें
यह किरणें असाधारण किरणें, यह किरणें अपवर्तन के नियमों की पालना नहीं करती है, पालना नहीं करती है। मतलब जो साधारण किरण है वो तो अपवर्तन के नियमों की पालना करेगी, जबकि जो साधारण किरणें हैं वो तो अपवर्तन के नियमों की पालना करेगी। मतलब साधारण, ये लिख ली, साधारण किरणें अपवर्तन के नियमों की पालना, और असाधारण किरणें अपवर्तन के नियमों की पालना नहीं। ठीक है, तो जो साधारण किरणें होती है वो अपवर्तन के नियमों की पालना करती है, जबकि असाधारण किरणें जो होती है वो अपवर्तन के नियमों की पालना नहीं करती है। अतः क्रिस्टल में इनका वेग सभी दिशाओं में समान, वहां पर उससे उल्टा चलेगा, और क्रिस्टल में इनका वेग सभी दिशाओं में समान नहीं होता है। मतलब जो ये पैराग्राफ ई किरण जो साधारण किरणें उससे बिल्कुल विपरीत ये होती है। जिससे विपरीत है। अब आगे देखो, ई किरण जो होती है, कौन सी? ई किरण तथा ओ किरणें समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें। आगे लिख सकते हैं अपन, क्या इसी में लिख लो, ई किरण तथा ओ किरण, पैराग्राफ चेंज करके, ई किरण तथा ओ किरण समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें हैं। मतलब ई किरण तथा ओ किरण समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें, मतलब ये ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। ई किरण तथा ओ किरणें समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें हैं, क्योंकि ई किरण तथा ओ किरणों के कंपन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्योंकि ई किरण तथा ओ किरण के कंपन एक दूसरे के क्या होते हैं? दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। द्विपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए, तो ये थी इसकी विधि। अब इसी में आता है हमारे पास निकोल प्रिज्म, इसी का उदाहरण है, एग्जांपल है इसका। उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग जो द्विपवर्तन विधि का जो उपयोग है तो निकोल प्रिज्म में किया जाता है। तो ये विधि हो गई। ठीक है, आज की क्लास में ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।